देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। फिक्र आपकी में आपका स्वागत है। अगले 1 घंटे तक आपको दिखाएंगे आपकी फिक्र से जुड़ी हर खबर। सबसे पहले गौर कर लेते हैं हमारे सेगमेंट्स पर। आपको बता दें, हॉटस्पॉट न्यूज टॉप 9 ये हम आपको दिखाएंगे आज पहले ब्रेक के दरमियान। शुरुआत इससे नहीं होगी, शुरुआत खबरों से होगी। सीधे जो बड़ी खबर है, फिक्र का जिक्र होगा, फिर होगा फिक्रनामा, फिर होगा रेड अलर्ट, फिर खबर पॉजिटिव, फिर जो है सो है। चलिए अब सबसे पहले देखते हैं आज आपकी फिक्र की कौन कौन सी खबरें हैं। मरता मजदूर, सियासत मजबूर, गुनेगार कौन, आखिर सरकारें क्यों हैं मौन, रुलाने वाली रात है, सफर अंतहीन है। आपको दिखाएंगे रोंगटे खड़े कर देने वाली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लॉकडाउन 4 पर पक्की रिपोर्ट। राज्यों की ओर से पीएम को मिले लिफाफे में क्या सुझाव है। मंदिर के पुजारी और कर्मचारी कैसे करें पेट पूजा। एफडी भी टूटी, भगवान की तिजोरी, लॉकडाउन। साफ है हवा, साफ है पानी, आपको कोरोना ने दिखाई प्रकृति की कौन सी सच्चाई। और आज की फिक्र की सबसे बड़ी खबर देश भर की सड़कों से आ रही है, जिससे होकर दिन रात मजदूरों का रेला गुजर रहा है। धूप में भी, अंधेरे में भी, भूखे पेट, कंधे पर बोझ उठाए। फिक्र इस बात की है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है। सब कुछ सरकारों और प्रशासन के सामने है, फिर भी सब मौन है। इससे पहले कि आपको बताएं कि इन मजदूरों के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, आपको दिखाते हैं रात में सड़कों पर पसरी बेबसी की तस्वीरें। इन मजदूरों ने कंधे पर गृहस्थी का बोझ उठा रखा है और हजारों मील पैदल चलने को मजबूर हैं। सर यहाँ पर ना कोई खाने पीने की व्यवस्था है, सरकार ने काम बंद कर रखे हैं। सर जहाँ फैक्ट्रियों में काम चलता था, फैक्ट्रियों वालों ने वहाँ से भगा दिया। भूखे पहले ही मर जाएंगे, इससे अच्छा हो सकता है अगर पैदल चल के ही अगर गांव पहुँच जाएंगे अपना, तो पैदल चले जाएंगे। क्या करें, मजदूर आदमी है, कौन है गरीब आदमी का। पेट में अन्न का एक दाना नहीं है और सैकड़ों किलोमीटर साइकिल खींचने की पहाड़ जैसी मजबूरी है। जब तक दम हो तब तक ये मजदूर चलते रहते हैं और जब थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो आधी रात तक भूखे पेट जमीन पर जैसे तैसे सो जाते हैं। हम लोगों को खाने पीने को कोई पूछते नहीं आता, नहीं कि खाया है पिया है, कि भूखे हो प्यासे हो। कि छोटे छोटे बच्चे छूटे हैं, घर पे बहुत परेशान है, कुछ भी खाने को नहीं है। बच्चे रोज फोन लगाते हैं, रोते हैं कि मम्मी आ जाओ पास हमारे बच्चों को कुछ हो जाएगा तो सरकार दे देगी क्या हमारे बच्चे। लॉकडाउन की मजबूरी ऐसी है कि ऑटो चलाकर तय की 1400 किलोमीटर की दूरी। ये वो प्रवासी मजदूर हैं जिनसे कोरोना ने रोजी रोटी छीन ली और करीब 50 दिनों के लॉकडाउन में पेट की भूख जब दिमाग को हिलाने लगी तो पैदल निकल पड़े अपने अपने देश। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी प्रवासी मजदूरों के पलायन का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के धौलाकुआं इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ काफ़ी तादाद में यहाँ पर प्रवासी मजदूर जो हैं वो नजर आएंगे। इनका कहना है कि ये लोग दिल्ली छोड़कर जाना चाहते हैं क्योंकि जो कमाने का साधन है वो नहीं है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग और क्यों दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं? रुक सकते हैं क्या जब तक स्थिति ठीक ना हो? सर जब तक स्थिति ठीक ना हो हम रुक सकते हैं, या तो हमारे काम चालू किए जाएं तो रुक सकते हैं, या हमारे खाने पीने की व्यवस्था बनाई जाए। इन्हीं मजदूरों के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाई और अब तो पटरी पर रोज ही ट्रेनें दौड़ने लगी हैं। लेकिन बेबसी ये कि जब दाने दाने के लिए पूंजी नहीं बची तो किराए के लिए पैसा कहां से लाएं? खाने के लिए तो पैसा नहीं है, ट्रेन के लिए कहाँ से पैसे लाएंगे? 3000 टिकट लगेगी, 3000 की टिकट लगेगी। खाने के लिए तो आज के मोहताज हैं, छोटे छोटे से बच्चे हैं। पैदल जा रहे हैं फिर भी नहीं जाने दे पुलिस वाले, फिर भी पकड़ रहे हैं। ना तो हम लोग बोलते हमारा पास ही बना दे, तो पास भी नहीं बना के दे रहे हैं। ना हम लोग को निकलने नहीं दे रहे हैं, ना हम लोग को खाना दे रहे हैं। बताओ क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? बच्चे हमारे गाँव में रो रहे हैं, हम लोग यहाँ पे रो रहे हैं। 2 महीना हो गया, किसने क्या दिया हमारे को? अब इनसे मिलिए। दिल्ली के केशवपुर मंडी में ये पल्लेदारी का काम करते थे, लेकिन कोरोना ने ऐसा मजबूर किया कि लखनऊ के लिए साइकिल से ही निकल पड़े। आप यहाँ दिल्ली में कहाँ रह रहे थे और आप क्यों यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं? छतरपुर के पास सर रहते थे और उसके बाद साहब खाने पानी के पैसे नहीं थे साहब। मैं क्या करता? अब 15 दिन के मैं 17 तक का कह रहे हैं, फिर 17 के बाद बढ़ेगी साहब।
तो उसके बाद खाने पीने का मेरे पास कुछ है नहीं साहब। 100-200 रुपये बचा है साहब, उसी लेके जा रहा हूँ। ये साइकिल बंधा लिया था, कहा वो भी जा रहा हूँ। ऐसे और भी मजदूर हैं जो कई 100 किलोमीटर का सफर साइकिल से तय कर रहे हैं। कोई दिल्ली से निकला है तो कोई मुंबई से, कोई पैदल तो कोई जैसे तैसे, और जहां थक कर चूर हुए वहीं निढाल पड़ गए। आप देखिए, ये जो थकान है, ये जो सड़क किनारे लोग हैं, ये वो ऐसे हिंदुस्तान का निर्माण करते हैं जिन पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी होती हैं, जिन पर बड़ी बड़ी सड़कें बनाई जाती हैं, लंबी लंबी गाड़ियां उन पर चलती हैं, लेकिन उस हिंदुस्तान में इनके लिए कहीं भी कोना सुरक्षित नहीं है। युद्ध काल में भी रात में सैनिक विश्राम किया करते थे, लेकिन कोरोना काल ने प्रवासी मजदूरों के लिए रात और दिन का भेद मिटा दिया है। लखनऊ बाराबंकी के बीच हमने सैकड़ों मजदूरों को बोझ उठाए पैदल चलते देखा, अंधेरे में और बेहाल। ये लोग दिल्ली से आए हैं, एक टोली बनी हुई है, 2 दिन पहले दिल्ली से चले थे और पैदल ही अब लखनऊ का सफ़र तय कर चुके हैं। लगभग आधी रात तक ये सफ़ेदाबाद, जो कि बाराबंकी से पहले है, वहाँ पर पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? अनुज। अनुज, कहाँ से? दिल्ली से आए हो? दिल्ली से आए सर। अच्छा, कब चले थे आप? और 3 दिन हो रहा है। 3 दिन हो गए? हाँ सर। अच्छा, तो कैसे रुकते रुकाते आए हो आप सारे लोग? रुकते आए हैं। भोपाल में मजदूर ट्रकों और ट्रॉलियों में बैठे, ऑटो, रिक्शा और स्कूटी से गांव लौटते दिखे, तो वहीं जो ऑटो वाले मुंबई में कमाते खाते अब सब कुछ गंवाकर छत्तीसगढ़ अपने घर लौट चुके हैं। ऐसे हजारों ऑटो और टैक्सी वाले यूपी और बिहार लौट रहे हैं। ऐसी लाचारी और बेफिक्री पर किसी का कलेजा ना पसीजा, ये भी शर्मनाक है। लेकिन इस मजबूरी पर जो सियासत करे वो भी शर्मनाक है। ये दोनों आरोप लग रहे हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस शासित राज्यों पर, और आरोप लगा रही है बीजेपी। लेकिन इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी मजदूरों को लेकर बड़ी फिक्र दिखाई है और कई फैसले किए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में दाखिल होते ही मजदूरों के लिए खाना पानी का इंतजाम हो। अधिकारी ध्यान दें, कोई भी व्यक्ति पैदल या मोटरसाइकिल से यात्रा ना करे। मजदूरों को बसों के जरिए उनके घर तक पहुंचाया जाए। ट्रक से सवारी ढोने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके अलावा सीएम योगी ने बताया कि लोगों को घर पहुंचने के लिए, बल्कि पहुंचाने के लिए 10,000 बसें लगी हैं। मनरेगा के तहत 25 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। औद्योगिक संस्थानों को खुलवाकर काम दिलाया जा रहा है। 12 से 13 लाख फूड पैकेट हर रोज बांटे जा रहे हैं। मतलब एक तरफ मुख्यमंत्री कोरोना युद्ध में हर संभव लोगों की मदद में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ वो सियासतदान हैं जो महामारी के समय भी राजनीति से बाज नहीं आ रहे। ऐसे ही हादसों से बचाने के लिए सरकार ने श्रमिक एक्सप्रेस चलाया, मजदूरों को घर तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। लेकिन कुछ राज्यों पर आरोप है कि उन्हें इस ट्रेन से ऐतराज हुआ, और अब बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐसा करने वालों का नाम उजागर कर दिया है। आज बेचारे श्रमिक पैदल चल रहे हैं, आज बेचारे श्रमिकों के पांव में छाले हैं। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? ममता बनर्जी और सोनिया गांधी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं कि उनके शासित राज्यों में किसी प्रकार के प्रावधान नहीं किए गए हैं और उनके राज्यों में परमिशन भी नहीं दिया जा रहा है श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन के लिए। बीजेपी के निशाने पर पहले नंबर पर हैं ममता बनर्जी, जिन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी चिट्ठी लिखकर मजदूरों के बारे में फिक्र करने को कहा था। इसके अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे कांग्रेस शासित राज्यों पर भी बीजेपी ने निशाना साधा। कि जहां तक टीएमसी है वह इसमें भी एक कम्युनल एंगल देख रही है श्रमिकों को लाने में। अजमेर दरगाह से ट्रेन करके वहां से श्रमिकों को ले आती है। जो बंगाल के लोग अजमेर दरगाह में फंसे थे, वहां से तत्कालीन परमिशन देके ट्रेन करके अजमेर दरगाह से लोगों को ले आती है। किंतु बाकी जो बंगाल के लोग अन्य जगहों में फंसे हुए हैं, वहां से एक भी ट्रेन नहीं चलती है। और सबसे बड़ा उदाहरण है कि बंगाल के सर्वाधिक श्रमिक किसी राज्य में पूरे हिंदुस्तान में है तो वो महाराष्ट्र में है। मगर आपको जान के आश्चर्य होगा, महाराष्ट्र से बंगाल ने अभी तक एक भी ट्रेन चलने की अनुमति नहीं दी है। इससे पहले प्रवासी मजदूरों की समस्या को लेकर 14 मई की रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बड़ी बैठक हुई। बीजेपी का एक कार्यकर्ता
मजदूरों से जुड़ी योजनाओं का 11 श्रमिकों को जानकारी देगा और उसे लाभ देने के लिए खुद सहयोग करेगा। 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की गई है। इसका लाभ सभी को मिले, ये सुनिश्चित किया जाएगा। जिन राज्यों के लिए श्रमिकों को ट्रेन उपलब्ध नहीं है, उनको ट्रेन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों के जरिए प्रयास करेंगे। जो राज्य प्रवासी मजदूरों और श्रमिकों के लिए ट्रेन चलाने में हीला हवेली कर रहे हैं, उसकी जानकारी भी श्रमिकों तक पहुंचाई जाएगी। मतलब केंद्र सरकार अपनी फिक्र घर घर तक पहुंचाना चाह रही है, साथ ही जिन्हें मजदूरों की बेफिक्री है उन्हें बेनकाब भी करना चाहती है। फिक्र का ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी उठा और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से पूछा कि मजदूरों की वापसी पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा। अब आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी खबर दिखाते हैं जो हमारे आपके जीवन से रोज जुड़ी हुई। अब जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपकी थाली की फिक्र से जुड़ी है। इसी को लेकर सरकार ने लोकल से वोकल की भी फिक्र से जोड़ने की कोशिश की। आपको हम बताते हैं वित्त मंत्री का तीसरा प्लान कैसे आपके और देश के अन्नदाता के जीवन को बदल सकता है। सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए में से तीसरा पैकेज जारी किया। इस पैकेज से कृषि से जुड़े 11 सेक्टर्स को राहत मिलने वाली है। इसमें 8 ऐलान ऐसे हैं जो कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे, यानी देश में सेक्टर्स की क्षमता बढ़ेगी और बेहतर लॉजिस्टिक्स तैयार होगा। बाकी 3 ऐलान प्रशासनिक सुधारों से जुड़े हैं। वित्त मंत्री ने फार्म गेट के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया है, जिससे कोल्ड चेन, वैल्यू चेन विकसित होगी। इसके अलावा पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, हर्बल खेती के लिए अलग अलग फंड का ऐलान किया गया है। यानी आपकी रोज की जरूरतों में देश कैसे आत्मनिर्भर बनेगा, इसका ब्लूप्रिंट सामने आ चुका है। और इस ब्लूप्रिंट में आपको क्या हासिल होगा, आप खुद देखें। 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का तीसरा ब्रेकअप कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाएगा, लोकल के लिए वोकल के मूल मंत्र को साकार करेगा। इसमें कृषि, फिशरीज, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग के साथ लोकल चीजों को बाजार की व्यवस्था देने तक विस्तार दिया गया है। यानी न सिर्फ कृषि में निवेश बढ़ेगा बल्कि बाजार की व्यवस्था भी होगी। लेकिन कैसे, इसे ऐलान से समझिए। सरकार ने छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मछली पालन से जुड़े किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए दिए हैं। इनमें समुद्री और अंतर्देशीय मछली पालन के लिए 11,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जबकि कोल्ड चेन के लिए 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इससे देश की 2 लाख छोटी प्रोसेसिंग यूनिट को फायदा मिलेगा। वहीं मछली पालन अगले 5 साल में 70 लाख टन होगा और 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना हम ये लेकर आए हैं, जो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होगी। लगभग 2 लाख ऐसी सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों को इससे लाभ मिलेगा। सरकार का फोकस कृषि से जुड़ी उस हर छोटी इकाई पर है जिससे अर्थतंत्र को मजबूती मिले और देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान बढ़े। इसलिए कुछ और क्षेत्रों के लिए हुए प्रावधान देखिए। सरकार ने पशु टीकाकरण के लिए 13,343 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस टीकाकरण से 53 लाख पशुओं को बीमारी से बचाया जा सकेगा और कृषि क्षेत्र में मजबूती आएगी। यही वजह है कि सरकार ने पशुपालन के बुनियादी ढांचे में 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। गाय हो, भैंस हो, भेड़, बकरी, सुअर हो, ऐसे 53 करोड़ जो पशुओं का, जो एनिमल्स की बात करते हैं, उनके लिए टीकाकरण करने की योजना हम लेकर आए हैं, जिसके ऊपर लगभग 13,343 करोड़ रुपया खर्च होगा। इसके अलावा सरकार ने किसानों को नुकसान से बचाने का इंतजाम भी कर लिया है। इसलिए सरकार नई टॉप टू टोटल योजना लाई है। इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। टॉप का मतलब है टोमेटो, अनियन और पोटैटो। इस योजना में सभी फलों और सब्जियों के उत्पादक किसानों के आत्मनिर्भर होने का रास्ता साफ हो गया है। टॉप टू टोटल योजना के दायरे में टमाटर, आलू, प्याज हैं। जल्दी खराब होने वाली सब्जी और फलों को इसमें शामिल किया गया है। टॉप टू टोटल योजना का 50% हिस्सा इसके सब्सिडी भाड़े पर खर्च होगा। वही 50% हिस्सा सब्सिडी कोल्ड स्टोरेज पर खर्च किया जाएगा। यानी जो किसान अब तक टमाटर, आलू और प्याज की ज्यादा पैदावार के बाद बाजार तलाशते थे, उन्हें एक ऐसा साधन मिलने जा रहा है जिससे उनकी उपज की कीमत 1 रुपए भी कम नहीं होगी। 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि आधारभूत ढांचा बनाने के लिए ये योजना लाई गई है, जिसमें चाहे कोल्ड चेन हो या फसल कटाई के बाद प्रबंधन करने के लिए जो भी सुविधाएं वैल्यू चेन के लिए बनानी है वो उसमें बनाई जाएंगी।
और इससे लाभ मिलेगा मूल्य संवर्धन के लिए भी, भंडारण की क्षमता बढ़ाने के लिए भी, और कुल मिलाकर किसान की आय को भी इसमें बढ़ोतरी मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने लोकल उत्पादों को पहचान दिलाने की योजना की भी कृषि क्षेत्र से शुरुआत कर दी है। हर्बल औषधि की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए की नई योजना भी लाई गई है। इसके अलावा सरकार ने अलग अलग राज्यों के आधार पर क्लस्टर बनाकर भी लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने की योजना बनाई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के आम, जम्मू कश्मीर का केसर, पूर्वोत्तर के बांस, तमिलनाडु का साबूदाना और हल्दी, बिहार का मखाना, महाराष्ट्र का आम और राजस्थान की लाल मिर्च जैसे उत्पादों की ब्रांडिंग की जाएगी। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार मुहैया कराया जाएगा। यानी कुल मिलाकर सरकार का फोकस कृषि से जुड़े क्षेत्रों से अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर है, जिससे न सिर्फ उत्पादन बढ़ेगा बल्कि रोजगार के साधन भी मिलेंगे। फिक्र बड़ी है और फिक्र इसलिए भी बड़ी है क्योंकि देश को कोरोना काल से उबारना है, लॉकडाउन के बीच अर्थव्यवस्था के संकट से बाहर निकालना है और इसके लिए सरकार ने कृषि क्षेत्र को बूस्टर डोज दिया। 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की तीसरी किश्त में पूरा फोकस किसान पर था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस देश को संकट से उबारने की सबसे बड़ी क्षमता अन्नदाता के पास ही है। देश को खुशहाल बनाने की चाबी इसी वर्ग के पास है। इतिहास के प्रयोग भी इसके गवाह है। सरकार के किसानों पर फोकस करने का भी विश्लेषण समझिए। पिछले कुछ दशकों में अर्थव्यवस्था के विकास में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का योगदान तेजी से बढ़ा, जबकि कृषि क्षेत्र के योगदान में गिरावट दर्ज की गई। लेकिन देश में खुशहाली लाने का मंत्र इसी सेक्टर के पास है। 1950 में कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 50% था, जो 2019 में गिरकर 14% रह गया। लेकिन भारत में कृषि एक ऐसा सेक्टर है जिसमें देश की करीब आधी श्रम शक्ति काम कर रही है। इसीलिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आधी आबादी तक संक्रमण काल में मदद पहुंचाना बेहद जरूरी है। और दूसरी जरूरत यह है कि अब खुशहाल भारत के लिए देश की जीडीपी में कृषि का योगदान बढ़ाकर फिर से 50% किया जाए, ताकि खाद्यान्न के मामले में देश आत्मनिर्भर बन जाए। किसी भी देश से अन्न और दलहन का आयात न करना पड़े और कृषि के जरिए ही लोकल से वोकल का सपना साकार हो सके। अब यह समझिए कि कृषि के क्षेत्र से खुशहाली कैसे लौटेगी। कृषि को प्रोत्साहन मिलने से देश में खाद्यान्न की जरूरत पूरी होगी। आधी से ज्यादा आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की बढ़ोतरी होगी। कृषि में नई क्रांति आएगी तो कृषि से जुड़े उद्योग भी गांव में लगेंगे। कृषि के जरिए ग्रामीण फिर से आत्मनिर्भर होंगे और रोजगार भी बढ़ेंगे। अनाज से ज्यादा उत्पादन से भारत निर्यात करने की स्थिति में पहुंच सकता है। खाद्यान्न भंडार भरे रहने पर आपातकालीन स्थिति से भी लड़ सकेंगे। यानी कृषि क्षेत्र में भविष्य की खुशहाली की संभावना की तलाश पूरी हो चुकी है। अब इसी उम्मीद के साथ सरकार ने आगे कदम बढ़ा दिया है और यह इसलिए किया गया है क्योंकि इसके पहले देश में 2 ऐसी क्रांति हो चुकी हैं जिसने विषम परिस्थिति में हिंदुस्तान की खुशहाली का रास्ता तैयार किया है। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, ये दोनों क्रांति गवाह हैं कृषि क्षेत्र के सहारे देश को संकट से उबारने की। पहले हरित क्रांति और उसके असर को समझिए। देश के खाद्यान्न संकट को दूर करने के लिए हरित क्रांति 1967-68 के बीच हुई थी। इस दौरान विदेशों से हाइब्रिड प्रजाति के बीज मंगाकर फसल बढ़ाई गई थी। इसका असर यह हुआ कि भारत अनाज पैदा करने में आत्मनिर्भर हो गया। खाद्यान्न के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म हुई तो दूसरे क्षेत्र के विकास पर खर्च होने लगा। भारत के ग्रामीण समाज के जीवन में व्यापक स्तर पर बदलाव हुआ। गांव में ही लोगों को जीविका के साधन मिले, रोजगार के साधन बढ़ गए। कमाने के लिए गांव के लोगों को शहर तक आने की जरूरत खत्म हो गई। उल्टा आर्थिक गतिविधियां ग्रामीण इलाकों में बढ़ गईं। ठीक ऐसी ही स्थिति श्वेत क्रांति यानी दुग्ध क्रांति के दौरान हुई। देश के ग्रामीण क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1970 में श्वेत क्रांति शुरू हुई। यह श्वेत क्रांति राष्ट्रीय डेयरी विकास प्राधिकरण ने दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए की। देश में 60 के दशक में दूध की खपत 2 करोड़ टन थी, जो श्वेत क्रांति के दौर में लगातार बढ़ी। 2011 में दूध की खपत 12.2 लाख टन हो गई, लेकिन श्वेत क्रांति की वजह से यह पूरी हुई। 2017-18 में देश में दूध की खपत 17.6 लाख टन पर पहुंच गई और उत्पादन ज्यादा बढ़ गया। यानी श्वेत क्रांति की वजह से न सिर्फ भारत दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बना, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। इसका नतीजा यह हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में दूध उत्पादक किसानों की स्थिति बदल गई।
उन्हें बाजार मिला और ज्यादा उत्पादन की प्रेरणा भी। इस काम से जुड़े लोग आज भी खुशहाल हैं। इसीलिए सरकार एक बार फिर कृषि क्षेत्र को बूस्टर डोज देकर देश को खुशहाल बनाने की तरफ बढ़ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहत पैकेज का ऐलान करते हुए किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं, लेकिन एसेंशियल कमोडिटीज में बदलाव करने के फैसले का एक ऐसा कदम है जो आने वाले दिनों में गेम चेंजर साबित हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज ऐलान किया कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम में कई बड़े बदलाव किए जाएंगे। मसलन अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दलहन, आलू और प्याज को अब सरकारी नियंत्रण से बाहर रखा जाएगा। यानी अब इन उत्पादों के उत्पादन और बिक्री को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा किसी भी उत्पाद पर स्टॉक सीमा लागू नहीं की जाएगी। हालांकि राष्ट्रीय आपदा जैसे अकाल, बाढ़ जैसे असाधारण हालात में यह स्टॉक सीमा लगाई जा सकेगी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स में सुधार का ऐलान किया है। पहले किसानों को सिर्फ एपीएमसी को अपनी उपज को बेचना पड़ता था, लेकिन अब यह मजबूरी खत्म हो गई। जानकारों की माने तो ये कदम किसान और कारोबारी दोनों के लिए अच्छे हैं और आने वाले वक्त में इसका फायदा मिलेगा। अब सरकार ने यहाँ पर फायदा देने के लिए किसानों को इसके एक्ट में फिर से बदलाव किया है और उम्मीद करता हूं कि इस एक्ट के बदलाव के बाद किसानों को तो फायदा होगा, लेकिन पिछले जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसके बेसिस पे कहीं इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए, तो सरकार को यह भी ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि कुछ जानकार महंगाई बढ़ने का अंदेशा भी जता रहे हैं, लेकिन इसकी उम्मीद कम है, फायदे की गारंटी पूरी है। जहां एक तरफ बिचौलियों को हटाकर खरीदार सीधे किसानों तक पहुंच सकेंगे, तो दूसरी ओर एपीएमसी का नियंत्रण खत्म होने के बाद बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, यानी किसान और उपभोक्ता दोनों का फायदा होगा। इतना ही नहीं, स्टॉक लिमिट न होने के चलते कारोबारी ज्यादा स्टॉक रख पाएंगे और किसानों के लिए हर वक्त मांग बनी रहेगी। किसानों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा और रूरल इकोनॉमी का चक्का तेजी से दौड़ सकेगा। एक्सपोर्टर्स भी इन चीजों का ज्यादा स्टॉक कर पाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव बढ़ने पर इसका फायदा उठा पाएंगे। कुल मिलाकर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में बदलाव किसानों को लोकल से ग्लोबल बनाने के लिए रामबाण साबित हो सकता है, बशर्ते इसे सही तरीके से लागू किया जाए। ये थी हमारी आपकी फिक्र कम करने वाली खबर। अब भारत से शाइन करेगा इंडिया, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कोरोना हॉटस्पॉट। सबसे पहले आपको दिखाते हैं हॉटस्पॉट हेडलाइंस। हॉटस्पॉट नंबर 1, मुंबई की बात करें, 17,500 के पार हुई मरीजों की संख्या। अब तक 655 लोगों ने तोड़ा दम। हॉटस्पॉट नंबर 2 है अहमदाबाद, जहां पे मरीजों की संख्या 7,000 के पार हो चुकी है। अब तक करीब 480 लोगों की जान गई है। हॉटस्पॉट नंबर 3 दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 9,000 के नजदीक होती जा रही है, 123 लोगों की मौत। हॉटस्पॉट नंबर 4 चेन्नई में 5,600 के पार मरीजों का आंकड़ा। अब तक 45 लोगों ने तोड़ा दम। हॉटस्पॉट नंबर 5 जयपुर में 1,373 लोग संक्रमित, 63 लोगों की मौत हो चुकी है। हॉटस्पॉट नंबर 6 इंदौर में 3,000 के पास पीड़ितों की संख्या। अब तक 98 लोगों की मौत हो गई। हॉटस्पॉट नंबर 7 आगरा में करीब 790 हुआ मरीजों का आंकड़ा और 27 लोगों ने तोड़ा दम। इसके बाद अगर बात करें तो कोलकाता की हम बात करेंगे। कोलकाता में 1,157 लोग कोरोना संक्रमित, अब तक 146 की मौत हो चुकी है। हॉटस्पॉट नंबर 9 जालंधर में 207 हुआ मरीजों का आंकड़ा, अब तक 6 लोगों की गई जान। हॉटस्पॉट नंबर 10 हैदराबाद में 667 हुई मरीजों की संख्या, अब तक 23 लोगों ने तोड़ा दम। हॉटस्पॉट हेडलाइन के बाद अब बात हॉटस्पॉट टॉप 9 की, जहां हम आपको दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ हॉटस्पॉट शहरों का हाल। दिल्ली में लॉकडाउन 4 में बस, मेट्रो और बाजार खोलने का प्रस्ताव के बीच कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। आर्मी के जवान के संक्रमित पाए जाने के बाद सेना भवन के एक हिस्से को सील कर दिया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी में 425 नए मरीज सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 29,000 से ज्यादा हो गई है। संकट पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शरद पवार के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच बीजेपी विधायक राम कदम ने मुंबई के केईएम अस्पताल का वीडियो शेयर किया, जिसमें मरीज जमीन पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। यूपी के बलिया और
अंबेडकर नगर, वाराणसी समेत कई जिलों में कोरोना के नए केस सामने आए हैं। कुल बीमार 3,945 हो गए। इस बीच मुख्यमंत्री योगी ने केंद्र को भेजे प्रस्ताव में आर्थिक गतिविधियों में छूट देने के साथ लॉकडाउन जारी रखने का सुझाव दिया है। बिहार के सभी 38 जिले कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। बाहर से आए 7,500 मजदूरों के सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 352 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब तक 3,42,000 प्रवासी मजदूर यहां आ चुके हैं। राज्य में 1,005 कोरोना के मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। जयपुर की ग्रामीण जेल में जेल अधीक्षक सहित 9 कैदियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मच गया। एक दिन पहले 432 कैदियों के सैंपल लिए गए थे। इनमें से 324 की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। जेल प्रशासन अब कैदियों को पैरोल देने पर विचार कर रहा है। मध्य प्रदेश के 52 में से 42 जिले कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 169 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में 4,500 ज्यादा लोग कोरोना से बीमार हो चुके हैं। 237 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब में महाराष्ट्र के नांदेड़ से लौटे श्रद्धालुओं के आने से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आज फजिल्का में 3 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1950 तक पहुंच गई है। 32 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। गुजरात का अहमदाबाद हॉटस्पॉट बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में शहर में 261 नए केस सामने आए और 14 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कोरोना से अब तक 9,932 लोग बीमार हो चुके हैं और 606 लोगों की जान जा चुकी है। तमिलनाडु में कोरोना वायरस का आतंक बढ़ता जा रहा है। राज्य में कोरोना से बीमार लोगों की संख्या दिल्ली से ज्यादा और गुजरात के पास पहुंच गई। अब तक 9,674 लोग यहां संक्रमित हो चुके हैं। करीब 66 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आगे आपको दिखाएंगे भगवान के दर पर किस फिक्र ने दे दिया दस्तक और देश के कोने कोने में बैठे लोगों की फिक्र बढ़ा देने वाली कोरोना रिपोर्ट। और यह खबर देश के गांव-गांव की फिक्र बढ़ा देने वाली है, क्योंकि अब कोरोना देश के कोने कोने में पहुंचने लगा है। अभी तक संक्रमण का सबसे ज्यादा असर शहरी क्षेत्रों में दिख रहा था, लेकिन अब संक्रमण ग्रामीण इलाकों तक पहुंचने की आशंका है, क्योंकि जिस रफ्तार से प्रवासी मजदूरों की वापसी हो रही है, उसी रफ्तार से कोरोना वायरस का गांव तक पहुंचने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। घरों को लौट रहे ये प्रवासी मजदूर न सिर्फ खतरे में हैं, बल्कि इन्होंने खतरा देश के कई गांवों तक पहुंचा दिया है। देश के कोने कोने से ये मजदूरों की रेल बिहार तो पहुंच गई, लेकिन इनके साथ ही बल्क में कोरोना वायरस भी पहुंच गया, जिसने देखते ही देखते कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ा दी। ये खतरा कितना बड़ा है, इसे जरा आंकड़ों के आईने में देखिए। प्रवासी मजदूरों के बिहार आने के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। 4 मई तक संक्रमितों की संख्या 529 थी, जबकि अब यह आंकड़ा 1,000 के पार हो गया है। अब इसकी वजह समझिए, जो मजदूरों के पलायन से सीधे सीधे जुड़ी है। 4 मई से 14 मई के बीच कुल 2,77,000 प्रवासी ट्रेन से बिहार पहुंचे और बसों से 65,000। इनमें से 14 मई तक 352 प्रवासी मजदूरों के सैंपल पॉजिटिव निकले। यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि अभी तक सिर्फ 7,500 प्रवासी मजदूरों का ही टेस्ट हुआ है, जिसमें से 352 पॉजिटिव निकले, यानी करीब 4.7% लोग संक्रमित मिले। इस हिसाब से देखें तो पूरे नतीजे आने के बाद कम से कम 16,000 से ज्यादा मजदूरों के संक्रमित पाए जाने की आशंका है। प्रवासी मजदूर बिहार में किस तरह कोरोना विस्फोट का सबब बन रहे हैं, उसे इस बात से भी समझा जा सकता है। 4 मई के पहले बिहार के 29 जिले कोरोना प्रभावित थे, जबकि आज सभी 38 जिलों तक कोरोना पहुंच चुका है। अपने घर के जो भाई बंधु बाहर रहते हैं उनको आना ही है। ऐसे समय में सब लोग अपने परिवार से मिलने आना चाहते हैं। हम लोग भी जान रहे थे इस बात को, अनुमान भी था और राज्य की सरकार ने शुरू से सहयोग भी किया। बिहार की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी बाहर से लौट रहे मजदूरों ने फिक्र बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश में 13 लाख मजदूर बाहर से आए हैं। 6.5 लाख मजदूरों को क्वारंटीन किया गया है और अब तक 52 कोरोना पॉजिटिव निकल चुके हैं। बस्ती में वापस लौटे 12 प्रवासी मजदूर, रायबरेली में 2 और प्रयागराज में 1 संक्रमित पाए गए हैं। मिर्जापुर, गोरखपुर में 1-1 और फर्रुखाबाद में 2 मामले सामने आए हैं। चित्रकूट में 2, बलिया में 1 और कानपुर देहात में 3 प्रवासी मजदूर संक्रमित मिले हैं। बांदा में 10 और उन्नाव और कुशीनगर में 1-1 मामला मिला है। अमेठी में 4, सीतापुर में 5 और गोंडा में 3 प्रवासी मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
जिस तरह एक के बाद एक प्रवासी मजदूरों के कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि हो रही है, उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में पहले जहां 63 जिले संक्रमण की चपेट में थे, अब सारे 75 जिलों में कोरोना वायरस फैल चुका है। अब पूरे देश को डरा देने वाली रिपोर्ट हमारे खास सेगमेंट फिक्रनामा में। यूपी हो, बिहार हो या फिर और कोई राज्य, हर जगह लाखों मजदूर वापस पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक सबका टेस्ट नहीं हो पाया, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में टेस्ट एक ही दिन में नहीं किए जा सकते। मतलब ये कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे बाकी लोगों के साथ प्रवासी मजदूरों के टेस्ट की रिपोर्ट सामने आएगी, वैसे वैसे देश में संक्रमितों की संख्या और तेजी से बढ़ने की पूरी आशंका है, जो बहुत बड़ी फिक्र की बात है, क्योंकि संक्रमण के मामले में हिंदुस्तान ने आज चीन से काफी आगे निकल गया है। भारत में आज कोरोना संक्रमितों की संख्या चीन से ज्यादा हो गई है। चीन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 82,933 है, लेकिन भारत में कोरोना पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा बढ़कर 83,000 के पार हो गया है। इसके साथ ही दुनिया में कोरोना से प्रभावित लोगों की जो लिस्ट है, उसमें भारत 12वें से 11वें नंबर पर पहुंच गया है। जिस रफ्तार से हिंदुस्तान में मामले बढ़े हैं, वो हालात और बिगाड़ सकते हैं। ये जो ग्राफ इस वक्त आप देख रहे हैं, पिछले एक महीने में भारत में कोरोना की रफ्तार को दिखा रहा है। 15 अप्रैल को देश में कोरोना के 12,371 केस थे, जो एक महीने में 6.5 गुना से ज्यादा बढ़ गए। इस रफ्तार के कारण ही भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या चीन से ज्यादा हो गई है। चीन में पहला केस 17 नवंबर 2019 को आया था और 11 अप्रैल को, मतलब 147 दिन में, वहां 82,000 का आंकड़ा पार हुआ था, जबकि भारत में सिर्फ 107 दिन में ही मामले 82,000 के पार पहुंच गए। एक्टिव केस की बात करें तो चीन में 17 फरवरी के बाद से लगातार गिरावट हुई, लेकिन भारत में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। चीन में सिर्फ 104 एक्टिव केस हैं, भारत में 51,500 से ज्यादा। भारत के लिए सिर्फ तेजी से बढ़ते आंकड़े ही चिंता की बात नहीं है, बल्कि कोरोना संक्रमण का दायरा भी बड़ा है। चीन के हुबई प्रांत, जहां वुहान एपिसेंटर था, उसके बाहर सिर्फ 2 प्रांतों तक ही कोरोना फैला। भारत में करीब करीब हर राज्य चपेट में है। चीन का करीब 70% इलाके पर कोरोना का असर नहीं हुआ, जबकि पूरे भारत में 21 बड़े हॉटस्पॉट हैं। मौत के मामले चीन में ज्यादा सामने आए। चीन में डेथ रेट करीब 5.5% है, जबकि भारत में करीब 3.25%। अभी तो डेथ रेट कम है, लेकिन भारत में अभी भी 51,500 से ज्यादा एक्टिव कोविड पेशेंट हैं। इसीलिए आने वाले समय में भारत में डेथ रेट बढ़ने की पूरी आशंका है। 52 दिन बाद देश में हर किसी की जिंदगी पर लॉकडाउन का असर दिख रहा है, लेकिन अब देश के अमीर मंदिरों में, यानी भगवान के दर पर भी लॉकडाउन की फिक्र ने दस्तक देती है। कोरोना भक्तों को भगवान के दरबार से दूरी बनाने के लिए मजबूर कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ है कि देश के सबसे ज्यादा दान हासिल करने वाले मंदिर, जहां करोड़ों का चढ़ावा आता था, वहां पुजारियों और कर्मचारियों के सामने सैलरी का संकट खड़ा हो गया है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश में 24 मार्च से लॉकडाउन चल रहा है, जिसका असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। 25 मार्च से ही देश भर में धार्मिक स्थल भी बंद हैं और उसका असर मंदिरों के खजाने में कमी के रूप में भी दिख रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते मंदिरों में श्रद्धालुओं का आना बंद है और उस वजह से चढ़ावा भी बंद है। नौबत ट्रस्ट की एफडी तोड़वाने की आ गई है। शिरडी में साईं बाबा ट्रस्ट ने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए एफडी तोड़वाई, तब जाकर 6,000 कर्मचारियों को अप्रैल का 15 करोड़ रुपए वेतन दिया गया। ये आलम उस मंदिर का है जिसकी सालाना आय करीब 700 करोड़ रुपए है, लेकिन लॉकडाउन के चलते पिछले 2 महीने में सिर्फ 2.5 करोड़ का ऑनलाइन डोनेशन ही मिला है। सबसे ज्यादा दान पाने वाले तिरुपति के वेंकटेश्वर बालाजी देवस्थानम को भी कोरोना काल में नुकसान हो रहा है। मंदिर के करीब 22,000 कर्मचारियों के वेतन, रख रखाव और सुरक्षा पर 110 करोड़ रुपए महीने का खर्च आता है, लेकिन पिछले 2 महीने में 400 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। मंदिर समिति के अनुसार मई का वेतन तो दे देंगे, लेकिन जून से नए स्रोत तलाशने होंगे। लॉकडाउन का असर माता वैष्णो देवी के दरबार पर भी पड़ा है।
वैष्णो देवी में हर महीने करीब 25 से 30 करोड़ रुपए दान आता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से 60 करोड़ दान कम आया है। इसलिए अब ऑनलाइन दान और प्रसाद का विकल्प आजमाया जाएगा। लाइव दर्शन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि पहले हमने देखा था कि लॉकडाउन कम देर चलेगा, तो अभी जैसे होता लाइव दर्शन के ऊपर भी काम कर रहे हैं हम। दूसरी चीज़ों पे भी काम कर रहे हैं, जैसे कि कुछ लोगों की डिवोटीज़ की डिमांड रहती है कि वो प्रसाद मिल जाए, तो हम वो भी कर रहे हैं कि पोस्टल डिपार्टमेंट कोरियर सर्विस के साथ में बात करें, जिससे कि प्रसाद का भी जो है होम डिलीवरी करवा दें। देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले पद्मनाभ स्वामी मंदिर को भी लॉकडाउन से आर्थिक नुकसान हुआ है। मंदिर को हर महीने 3 करोड़ का दान मिलता था, लेकिन लॉकडाउन में सिर्फ ऑनलाइन दान ही आ रहा है, और वो भी हर दिन महज 25,000 रुपए, जबकि मंदिर के 307 कर्मचारियों को हर महीने 1 करोड़ 10 लाख रुपए सैलरी देनी पड़ती है। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर की बात करें तो वहां भी आर्थिक हालात ठीक नहीं है। पिछले 2 महीने में मंदिर को मिलने वाले दान में 90% की कमी आई है। लॉकडाउन के कारण भक्त नहीं आने से 60 से 65 करोड़ रुपए का दान नहीं मिल सका है। साफ है, कोरोना की वजह से सिर्फ भक्त ही नहीं बल्कि भक्तों के भगवान के दर पर भी मुश्किल आन पड़ी है। इस बीच मंदिरों के खजाने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी को मंदिरों का सोना निकलवाने की सलाह देकर कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बुधवार को पृथ्वीराज चौहान ने ट्वीट करके मांग की थी कि देश को आर्थिक संकट से उबारने के लिए देश भर में मंदिर ट्रस्टों के पास पड़ा करीब $1 ट्रिलियन का सोना ले सकती है। पृथ्वीराज चौहान के बयान की केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने निंदा की और कहा कि कांग्रेस की नजर मंदिरों के सोने पर है। हद हो गई, अब मंदिरों के सोने पर इनकी नजर पड़ी है। मंदिरों में भक्त लोग सोना देते हैं भगवान को, और भगवान को अर्पित किया हुआ सोना भी इनको चाहिए। काहे के लिए? देश अपना स्वयं के बल पर खड़ा है और हमें पैसे के लिए ऐसी भीख मांगने की किसी की जरूरत नहीं है। फिर भी वो सोना लेने की बात कर रहे हैं। किसको चाहिए? फिर किसको देना चाहते? लेकिन ये बहुत ही निंदनीय बयान था और इसलिए इस पर क्या कहे। पृथ्वीराज चौहान जैसे मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, पीएमओ में रहे, ऐसे आदमी अगर इस तरह के बयान देता है तो डेस्परेशन कितना है ये समझता है। और आगे बढ़ने से पहले अब आपको दिखाते हैं खबरें पॉजिटिव, वो खबरें जो कोरोना के माहौल में भी उम्मीद की किरणें जैसी हैं। जो पहले कभी नहीं हुआ वो कोरोना काल में हो रहा है। कोरोना प्रभावित अर्जेंटीना में पहली बार संसद की कार्यवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 72 में से 70 यानी 97% सांसद मौजूद रहे। इन सभी ने पर्सनल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया। इसके लिए संसद की इमारत में 2 बड़ी स्क्रीन लगाई गई। पहली स्क्रीन भाषण और वोटिंग के लिए थी, जबकि दूसरी स्क्रीन सांसदों के रजिस्ट्रेशन और उनकी पहचान प्रमाणित करने के लिए लगाई गई थी। कोरोना संकट के बीच वर्ल्ड बैंक से भारत के लिए बड़ी मदद की खबर आई है। वर्ल्ड बैंक ने भारत को $1 बिलियन यानी करीब 7600 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की है। वर्ल्ड बैंक से मिलने वाली इस रकम से गरीबों की मदद की जाएगी और ऐसे परिवार जिनको कोरोना की वजह से मदद की जरूरत है, उनकी जरूरतों को भी पूरा किया जाएगा। WHO ने एक वक्तव्य जारी करके ये जानकारी दी है। कोरोना के इस दौर में कई लोग प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं और उन्हीं में से एक हैं मुंबई के बेस्ट बस के ड्राइवर सचिन जाधव। सचिन छुट्टी के दिन अलग अलग पोशाक पहनकर बाइक पर बैनर लगाकर सड़कों पर निकल जाते हैं और लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक करते हैं। कभी वो पांडुरंग बन जाते हैं, कभी छत्रपति शिवाजी महाराज बन जाते हैं, तो कभी हनुमान। ऐसे ही अलग अलग रूप में सचिन अवेयरनेस फैला रहे हैं। सचिन ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में 5000 रुपये भी डोनेट किए हैं। लॉकडाउन की वजह से ताजमहल पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसकी सफेदी पर दाग लगाने वाले कीड़े अब ताजमहल के आसपास मंडराने बंद हो गए हैं। असल में कोरोना में फैक्ट्रियों के बंद होने से आगरा में भी यमुना साफ हो गई है और हर साल गंदे पानी में पनपने वाले गोल्डी कायरोनोमस नाम के कीड़े यमुना से गायब हो गए हैं। ये कीड़े इतने खतरनाक होते थे कि ताज की संगमरमर की दीवारों पर काले और हरे रंग के निशान छोड़ देते थे, लेकिन यमुना साफ होने की वजह से अब ये नहीं पनप रहे। इससे ताज भी साफ सुथरा नजर आने लगा है।
कोरोना महामारी के दौरान लोग फिर पुरानी परंपरा की तरफ लौट रहे हैं। हरियाणा के सिरसा में लॉकडाउन के दौरान मिट्टी के घड़ों की खूब खरीदारी की जा रही है। मई का महीना चल रहा है, इसके बावजूद लोग फ्रिज के ठंडे पानी से परहेज कर रहे हैं। मिट्टी के मटके, कैंपर और सुराही की मांग काफी बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग ने भी कोरोना वायरस से बचने के लिए गर्म और नॉर्मल पानी पीने की सलाह दी है। और अब देखते हैं जो है सो है दिनेश गौतम के साथ। तो हुआ यूं कि कल मेरे एक दोस्त ने कहा कि मैं तो दारू पी रहा हूं, लेकिन सारी जिम्मेदारी शराबियों पर डालनी ठीक नहीं, तुम सीधे सीएम फंड में दान करो। मैंने कहा एक तो बुरी लत और ऊपर से ये तुर्रा। तो उसने कहा कि हाँ, ये एक सामाजिक बुराई है और मैं इसे जड़ से खत्म करके रहूंगा। ये मेरे वो दोस्त हैं जो एक पूरी बोतल एक बार में डकार जाते हैं। लॉकडाउन में जब कम पड़ने लगी तो 2 पैक पर आए, फिर जाने क्या हुआ कि जब एकदम खत्म हुई तो कहते हैं 6 पैक ऐप बनाऊंगा। एक्सरसाइज भी शुरू कर दी, रोज बदन दर्द की दवा के लिए फोन भी करते थे कि दे दो, कुछ दिन की बात है फिर तो मुझको एक्सरसाइज की आदत पड़ जाएगी। लेकिन तभी सरकार ने दुकानें खोल दी और दारूबाज ने खुद को कोरोना सैनिक बताकर ढक्कन खोल दिया। मैंने कहा रोज रोज ठीक नहीं, होली पार्टी ठीक है। तो बोल पड़ा 2019 में यही रेजोल्यूशन लिया था कि छोड़ दूंगा नेगेटिव सोचना भी और रोज पीना भी। लेकिन क्या पता था कि 2020 में पॉजिटिव से सब दूर भागेंगे। मैंने कहा घर पर मंगा लिया करो, लेने जाना ठीक नहीं। बोला गया था, दुकान के शटर पर नंबर लिखा था फोन पर मंगाने के लिए। फोन किया तो बोला शटर ऊंचा करके अंदर आ जाओ। बाकी तो जो है सो है। ज्यादा दुकान पर मत जाइए वरना कोरोना का शटर खुल जाएगा और वो भी आ जाएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।